देखिए 12th क्लास 7.6 आप लोगों को बीच में रह करके मिसलिनियस पहले सॉल्व कराई। उसका रीज़न था क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, इसको आपको अलग से ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, यहाँ पर रोलेस थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ और भी चाहूँगा। हालांकि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में यही बात एक्सप्लेन की थी, पर वो मैंने उसको ना तो पब्लिक किया ना मैंने आप लोगों को भेजा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा थोड़ा देखते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसी से ये रोलेस थ्योरम, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ आपको भी एक्सप्लेन करूंगा पर आप समझते हैं थोड़ा सा। ये कोई भी कर्व है जो किसी फंक्शन एफ एक्स को शो करता है, ये कोई भी कर्व है किसी फंक्शन एफ एक्स को ये शो कर रहा है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है, यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स, एक्स एक्सिस पे एक्स ही पॉइंट होगा। अगर एक्स वैल्यू पे कर्व के ऊपर हम वैल्यू देखें तो एक्स कॉमा एफ एक्स ऐसे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ये ए का कोऑर्डिनेट बन गया। एक्स रखने पर आपको क्या मिलता है, फंक्शन से एफ एक्स मिलता है साहब, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है। y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू पुट कर रहा हूं तो y क्या है, एफ एक्स है। ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आती होगी आपके। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट x है और यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर हम ये लेके चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो h है, तो यहाँ पे x प्लस एच पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट x प्लस एच है तो फंक्शन पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस एच पुट करने पर फंक्शन में आपको मिलेगा एफ एक्स प्लस एच, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये इस तरह की बात रहती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में जो चेंज हुआ है वो चेंज ऑफ रेट पता करने के लिए डिफरेंशिएशन है। अगर मैं ये पता करता हूं कि डेल y मतलब y में डेल x के रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज हुआ, तो डेल y डेल x, डेल y यानी कि y के पोजीशन में डिफरेंस। ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं सीधी सीधी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए, जो अभी सेकंड की तरह काम कर रही है, थोड़ा समझिएगा। तो यहां पर y के अंदर चेंज हो रहा है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 अपॉन डेल x में चेंज x2 माइनस x1 ऐसे लिख देते हैं। सर इसको देख के तो एक चीज और याद आ रही है सर, ये तो स्लोप का फॉर्मूला है। मैंने कहा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो y के अंदर चेंज और x के अंदर चेंज, उनका रेशियो अगर चेंज ऑफ रेट है तो ये चीज तो स्लोप भी है, यानी कि इसको मैं स्लोप के इक्वल भी ले सकता हूं। और स्लोप का है कि जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है जो इस चेंज को बताती है, उस लाइन की स्लोप है। ठीक है, अब और आगे क्या, यानी कि हम इसमें m भी शो कर सकते हैं। m इसके इक्वल में हम m भी लिख सकते हैं। अभी ये डेरिवेटिव नहीं बनाए, डिफरेंशिएशन नहीं बनाई है, अभी y में चेंज और ये x में चेंज है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ ये कि डेल y अपॉन डेल x इक्वल्स y2 की वैल्यू यहां पे दिख रही थी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, दूसरा x2 यहां पे दिख रहा है x प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, और यहां पे मैंने ये माइनस का x प्लस एक्स से काट दिया। ठीक है, अब ये हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंशिएशन की जब बात हुई तो यहां पर बात चली इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट, यानी कि उस समय पे जब h बहुत ही छोटा है, h एक्सटेंड टू कौन है, h बिल्कुल छोटा है, यानी कि h बिल्कुल जीरो है, यानी कि ये जो डिफरेंस इतना बड़ा दिख रहा है ये बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल जीरो के करीब है। पर जीरो नहीं है, जीरो हो गया तो चेंज ही नहीं है फिर तो, पर चेंज तो है पर बहुत ही इंस्टेंटेनियस है। यानी कि कार गई 100 की स्पीड से जा रही थी, 200 की स्पीड से जा रही थी, डिस्टेंस कवर करना था 200 किलोमीटर, पर आगे चल के खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया। अब कोई पूछता है कि उस समय पे ड्राइवर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये तो आप जब ही बता पाओगे ना जब
आपको कार की स्पीड पता होगी कि डिपेंड करता है कार कितनी तेजी से टकराई है। अगर अब ये देखना है कि जिस समय वो टकराई है उस समय कार की स्पीड क्या थी, तो उस समय पे वो इंस्टैंटेनियस चेंज ऑफ रेट चाहिए, यानी कि एच बहुत छोटा चाहिए। अब एच को अगर मैं बहुत छोटा करता हूं तो इसका मतलब मैं इन दोनों को, ये दोनों आगे इस तरफ एच छोटा होगा तो क्या होगा, ये पोजीशन ऐसी आ जाएगी बिल्कुल, ये बहुत पास पास में आ जाएंगे। यहां पर आपको x दिखाई देगा और यहां पर x प्लस एच दिखाई देगा और ये h छोटा हो जाएगा, तब ये कर्व ऐसे बनेगा। ये तो फिर भी आपको डायग्राम में मैं बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतने नजदीक आ जाएगा कि कर्व रहेगा ही नहीं, कर्व एक लाइन की तरह ट्रीट होगा। समझ रहे हो आप, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। जब ये बिल्कुल इतने पास होगा, ये x और ये बिल्कुल पास होगा तो यहां कर्व शो ही नहीं होगा, ये बिल्कुल एक सीधी सी लाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी ये जो ए और बी की पोजीशन वाली लाइन है जिसकी स्लोप यहां पे लिखी हुई है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लाइन घट के ये यहां पर a हो जाएगा, यहां b हो जाएगा और ये लाइन छोटी होकर इतनी सी हो जाएगी। ये कर्व की टेंजेंट जैसी दिखाई देने लगेगी। आप समझ रहे हो, ये इतना बड़ा, जब ये गैप कम करोगे तो ये कर्व बिल्कुल लाइन की फॉर्म में आ जाएगा और फिर आप इन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो होगी ये एज अ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं h को h एक्सटेंड टू 0 करता हूं, यहां पर लिमिट लगा देता हूं। लिमिट लगाने के लिए मैथ ने बोला ऐसे कर दो, h एक्सटेंड टू 0, तो ये लिमिट एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और यही dy बाई डी एक्स अब कंप्लीट हो गया dy अपॉन ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 लगते ही डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपके फर्स्ट प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला है। इसी को आप f डैश x से भी शो कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे बना। अब समझने की क्या बात है, यानी कि डिफरेंशिएशन से हम वो वैल्यू पता करते हैं ए और बी दो पॉइंट के बीच में जो आपके कर्व पर जिस पॉइंट से टेंजेंट भी ड्रॉ होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल में मैंने m लिखा था क्योंकि ये फॉर्मूला तो टेंजेंट का भी है। तो इसका मतलब ये f डैश x भी क्या हुआ, टेंजेंट हुआ, यानी कि m इक्वल्स टू कौन हुआ, f डैश x। मतलब यहां पर एक बात और पता चल रही है कि अगर मुझे कभी भी किसी कर्व की टेंजेंट पता करनी है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, उसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो ही उस कर्व की टेंजेंट भी होगा। यहां पर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखो मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया और ये चीज इक्वल थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आई, y में चेंज x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए y वाला ऊपर लिखा, नीचे x वाला लिखा चेंज। वो चीज स्लोप का फॉर्मूला था, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो यहां पर m शो कर दिया और आपने जब यहां पे वैल्यू पुट करी, इसको h एक्सटेंड टू 0 किया, h को बहुत छोटा किया, तो वहां पे कर्व बिल्कुल छोटा सा हो गया। उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ हुई, वही लाइन आपकी इस ए बी लाइन के बिल्कुल पैरेलल थी। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो स्लोप सेम रहती हैं, यानी कि जो स्लोप इसकी थी वही इसकी है। पर ये जो लाइन है ये अब सेकंड ना होकर के कर्व की टेंजेंट के फॉर्म में शो हो रही है, यानी कि अगर किसी भी कर्व की टेंजेंट फाइंड करनी है तो उस कर्व में उस जिस भी कर्व का जो फंक्शन गिवन है उसका डैश कर दो, आपको उसकी टेंजेंट पता चल जाएगी। यानी कि किसी भी कर्व, किसी भी फंक्शन का डैश करने पर, डिफरेंशिएट करने पर मुझे उस कर्व की स्लोप मिल जाती है। स्लोप यानी कि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप मिल जाती है, सॉरी, जो कर्व है उस कर्व का मैं डैश करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो उस कर्व से जो लाइन उस पे जो टेंजेंट पास हो रही है उस टेंजेंट की मुझे स्लोप मिल जाती है, इसलिए मैंने m इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लिखा है। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका क्या संबंध है रोलेस थ्योरम से वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यार ये म्यूट, ये वो नहीं होता, ऊपर धमधम कर रहे हैं सालों को, जंगलियों को समझ में नहीं आता।
वीडियो बीच में रोकना पड़ा, ऊपर बच्चे थे वो इतना हुड़दंग कर रहे थे ना, उनको मना करने के लिए गया था। ऐसा नहीं होता है ना वीडियोस में, पर अब क्या करें। ये बात आपको एक्सप्लेन करी है कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया है कि हम क्यों करते हैं। देखो यहाँ पर ये बात इंस्टेंटेनियस को दर्शाती है, शो करती है। इंस्टेंटेनियस मतलब जो एक बहुत ही कम इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस है उसमें, ये इसलिए डिफरेंशिएशन आता है। इससे डिफरेंशिएशन की जो परिभाषा है वो ये बात समझ में आती है ये। पर इससे हमको कुछ लिंक पता चलते हैं, वो ये पता चलता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें चेंज ऑफ रेट तो मिलता है, पर हमें उस कर्व पे जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप भी मिल जाती है। ये वेरीफाई हो रहा है यहां पर इस बात को। अब रोलेस थ्योरम में क्या जरूरत पड़ गई, क्या हो गया, रोलेस थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ गई और उसमें इससे क्या लेना देना है वो भी देखते हैं। चलो ये मैंने यहां पर कुछ मैटर लिखा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। बपन जी ज्यादा टेक्निकल वैक्निकल तो है नहीं यारों कि भाई साहब सब कुछ टेक्निकल चलेगा, बाद में नहीं हिला सकते, पहले नहीं हिला सकते का कैमरा वगैरह। तो अपन को तो ये वैसे भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है जब तक हम लोग लॉकडाउन में हैं तब तक, इसलिए है ये। अब यहाँ पे ऊपर टॉपिक डला हुआ है रोलेस थ्योरम, और यहाँ पर तीन बातें हैं रोलेस थ्योरम में। पहली बात है फंक्शन इज एफ एक्स इज फंक्शन एंड लेट एफ ए कॉमा बी, वो भी क्लोज इंटरवल। ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल है, ऐसा ब्रैकेट लगे हैं। इसको फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास में एक्सप्लेन किया है। एक्सटेंड टू आर, यानी कि हम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से वैल्यू हम लिखें और आर रियल वैल्यू कुछ भी आ सके, पहली बात। दूसरी बात है एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स जो फंक्शन है जिसका भी कर्व है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब भी समझाऊंगा, वैसे आप पढ़ोगे इसको 6th चैप्टर में। फिर थर्ड बात है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। अब यहां पर क्लोज इंटरवल है और डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल है। इसका भी रीजन बताऊंगा कि ये क्यों है। ये ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो अब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। इसके बारे में पूरी डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी है, उसको पढ़ाया जाता है, तभी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और यहाँ पर फोर्थ जो बात, थर्ड बात जो लिखी है उसमें ये लिखा हुआ है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होगा, then there exists at least one real number c in a comma b such that f dash c equals to 0। मतलब जब एफ ए और एफ बी यानी कि ए कोई वैल्यू रख देंगे फंक्शन में, बी कोई वैल्यू फंक्शन में लिख देंगे, तो फंक्शन के दोनों ए और बी पॉइंट पे फंक्शन जब सेम रहेगा, उसका आंसर सेम रहेगा, तब ही हम एफ डैश जीरो यानी कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 यानी कि एफ डैश करेंगे उसमें सी ऐसा पॉइंट होगा उस इंटरवल ए कॉमा बी में, सी इन ए कॉमा बी, कि वहां पर एफ डैश क्या मिले 0। इसके लिए रोलेज ने काम किया। तो रोलेज ने यहाँ पे दो कंडीशन है उसमें बुक में आपको एक्सप्लेन की हुई है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। यहाँ पे कंडीशन 1 में आपको एक कांस्टेंट फंक्शन दिखाया है। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, तो आप एफ एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो अब 2 पर मतलब y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट वैल्यू 2 लिख दी यानी कि y इक्वल्स टू 2। अब इसका ग्राफ आपको वो भी बताया, ऐसा भी पता है आपको, यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा, तो 2 पे आप सीधी लाइन खींच देंगे और वो सीधी लाइन 2 जहां तक भी आप x की वैल्यू बदलते जाओगे हमेशा 2 ही रहेगा। ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो एक तो कांस्टेंट फंक्शन लिया है उसने, ये एफ सी, और ये c यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन को दर्शा रहा है, ये वो c नहीं है जो यहाँ पे लिखा है। ये एफ ए है और ये ए वैल्यू है और ये बी वैल्यू है, तो यहाँ पे ए पुट किया तो ये फंक्शन यहाँ पर एफ ए है और यहाँ पे एफ बी। पर कांस्टेंट फंक्शन सेम रहेगा तो एफ डैश सी इक्वल्स टू आपको क्या मिलना है, 0 मिलना है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वैसे भी पता है आपको क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वो आपको इस तरीके से एफ डैश सी वो कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको 0 मिल जाना है, वहां पे आपको ये बात सेटिस्फाइड हो जाती है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर कर्व कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तब क्या है, कर्व है इस तरीके से, मैंने कर्व लिया है, यहां पर मैंने ए पॉइंट लिया है और एक बी पॉइंट लिया है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है तो यहां पर जो एफ ए आ रहा है जो एफ बी आ रहा है वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो ये सेम, जो आंसर इधर है वही आंसर इधर है।
तब रोलेस ये कहता है कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर होंगे तो डेफिनेटली इस ए और इस बी में के बीच में, ए और बी इंटरवल के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर एफ डैश करने पर वो पॉइंट सी पॉइंट होगा। ए और बी के बीच में, यहां से लेकर यहां तक, इसके लेके यहां तक, ऐसा इसके बीच में कोई पॉइंट जरूर होगा, सी पॉइंट, जिसमें एफ डैश सी करने पर आपको जीरो मिलेगा। यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव में जब आप वो पॉइंट रखोगे तो फंक्शन बिकम्स टू जीरो। एफ डैश सी, सी वो पॉइंट है जिसको रखने पर फंक्शन जीरो हो जाएगा। उस सी की खोज के लिए रोलेस ने थ्योरम करी। अब इसके पीछे मुझे वो डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझाने की क्या जरूरत पड़ गई, अब मैं इधर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो देखते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ये दोनों पॉइंट है और यहां पर ये लाइन खिंची हुई है तो बिल्कुल ये लाइन कौन सी लाइन के पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये। हमने एक्स एक्सिस की ये जो लाइन दिख रही है पैरेलल दिख रही है, और आपको पता होगा हमने इस पे 11th में बात की है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है, कोई भी लाइन पास हो रही होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसकी स्लोप m इक्वल्स टू जीरो होती है, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू जीरो होता है, उसका स्लोप जीरो होता है। तो यहां और अभी आपने उधर देखा कि किसी भी कर्व की टेंजेंट क्या होती है? f डैश x होती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं यहां पर इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कर्व पे, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और टेंजेंट की स्लोप f डैश x होती है, और अगर वो ये इस लाइन के ए बी के पैरेलल है वो टेंजेंट, और ए बी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स भी क्या होनी है? जीरो होनी है। मैं वापस समझाता हूं, अगर यहां पर एक लाइन इस ए बी के पैरेलल मैंने ड्रॉ करी, वो टेंजेंट थी, उस टेंजेंट, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इन दोनों की स्लोप सेम होगी। अब ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ए बी की स्लोप जीरो, और क्योंकि ये वाली लाइन कर्व की टेंजेंट है तो इसकी स्लोप m इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, और क्योंकि ये कर्व की टेंजेंट जो है वो पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ए बी की स्लोप जीरो, तो टेंजेंट की स्लोप भी क्या? जीरो। ये रोलेस समझाना चाहता था, पर ये कभी पॉसिबल है जब ए और बी, फंक्शन ए पे और बी पर, ए और बी, ये इंटरवल ए और बी का मतलब समझाता हूं। सबसे पहले ए और बी इंटरवल, ए और बी ऐसे दो पॉइंट हैं, इनके बाद ना तो फंक्शन, अगर यहां से यहां डिफाइन है ए से बी क्लोज इंटरवल, तो इसके बाद फंक्शन ना तो उससे आगे बनेगा कर्व, ना पीछे बनेगा कर्व, इतना ही बनेगा, इतने ही वैल्यूज के लिए बनेगा, इतने ही इंटरवल के लिए बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल में उसने, और कंटिन्यूस का मतलब समझाते हैं। कंटिन्यूस मतलब आपका कर्व बिना टूटे ड्रॉ हो जाता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। जिस फंक्शन का कर्व आप बिना तोड़े बना देंगे, कर्व कट नहीं होना चाहिए, तो वहां पे ऐसे फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, आपने भी यहां पे, मैंने आपको डिफरेंशिएबल में बताया कि डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन में टेंजेंट निकलेगी, और वो एफ डैश एक्स है ही टेंजेंट, ठीक है, कर्व की। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स होगा, इसका मतलब कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो इस कर्व पे तो बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो फिर इसने ए कॉमा बी को ओपन इंटरवल में क्यों डाला? क्योंकि ये जो दो पॉइंट हैं एंड पॉइंट, इन पे आप कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इन पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती, इसलिए हम ए और बी पॉइंट को डिफरेंशिएबल के अंदर ओपन इंटरवल में लेते हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं होते, इनके बीच के वैल्यू तो लेते हैं, ऐसा 11th में समझाया है। तो ए और बी वैल्यू नहीं होंगे, इसलिए ओपन इंटरवल। तो रोलेस थ्योरम क्या कहता है? रोलेस थ्योरम कहता है कि ए और बी वैल्यूज पुट करने पर फंक्शन में सेम आंसर मिले, तो सेम आंसर मिलेंगे, तो सेम आंसर में आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल ही होगी एक्स एक्सिस के, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो डेफिनेटली वो कोई ऐसा लाइन और होगी जिसके वो पैरेलल होगी, और वो लाइन कर्व की टेंजेंट होगी, और टेंजेंट होगी तो उस पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां से ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसपे एफ डैश एक्स जीरो मिलेगा, और वो सी पॉइंट होगा, वो सी पॉइंट इस ए और बी इंटरवल के अंदर
इस ए और बी इंटरवल के बीच में कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है आपको ए और बी के बीच में ये पी पॉइंट है, इसको सी बोल दो, तो ये ए और बी को ही बिलोंग करेगा, यानी कि सी इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी। सर ये पॉइंट एक ही हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं, ये पॉइंट दो भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसी कर्व को थोड़ा और ऐसे करके बनाया है और इंटरवल ए यहाँ और बी यहाँ लिया है, यानी कि ये कर्व ए और बी इंटरवल एक ही है, ए बी, ये ए और ये बी, इस इंटरवल में, इंटरवल एक्स एक्सिस में ही है ये, इस इंटरवल में कर्व दो बार भी घूम सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, दो नहीं 3 बार घूम सकता है, पर ए और बी यानी कि एफ ए और एफ बी ये वैल्यू सेम मिलेंगे, तो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली ये लाइन आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। आप रख के देख लेना ना, आप अगर दो वैल्यूज अलग अलग किसी फंक्शन में लिखते हो और आंसर सेम आता है और आप उसको ड्रॉ करते हो, जैसे x की वैल्यू 2 पर भी y की वैल्यू 3 और x एक्सिस वैल्यू 5 पर y की वैल्यू अगेन 3, अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन हमें आपको x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, एफ ए और एफ ए बी इक्वल है, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। अब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी स्लोप क्या होगी? m इक्वल्स टू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस की स्लोप 0 है। अब कोई ना कोई कर्व पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, कर्व पे टेंजेंट ऐसी जरूर होगी जिस पर ये जो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो यहां पर ऐसे दो पॉइंट निकल आए, एक इधर और एक इधर, दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और दोनों इसके ए बी के क्या है? पैरेलल हैं। क्योंकि अब ये ए बी के पैरेलल हैं, ए बी की स्लोप अगर 0 है तो इनकी स्लोप भी 0 है, और कर्व की टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि अब एक्स क्या? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट की स्लोप, पर एक्स क्या? एक्स कोई ना कोई वैल्यू कर्व पर, वही वैल्यू कौन है? सी है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि रोलेज ने ये बताया कि कर्व पर ऐसा पॉइंट सी जो उस कर्व के डेरिवेटिव में पुट कर दें तो वो क्या होता है? 0 के इक्वल हो जाता है। वो सी उस ए और बी इंटरवल, जो गिवन इंटरवल होगा ए बी, उसके ही अंदर कहीं ना कहीं उसको बिलोंग करेगा। तो वो करेगा जब ये चीजें होंगी, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी को मीन वैल्यू थ्योरम, आगे आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी इसमें बताइए। मीन वैल्यू थ्योरम पे चलते हैं तो अपन यहां पर अब कार्रवाई है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। इसमें भी वही है, दो बातें हैं इसमें, तीसरी बात तो है ही नहीं। फंक्शन जो है ए बी इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए आर से, यानी कि ए बी तक आप ए और बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो और रियल नंबर में आंसर आ सकता है, यानी कि कर्व ऊपर वाई एक्सिस में, नीचे वाई एक्सिस में कितना भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे और इसके बीच में ही रहेगा, ये इसका मीनिंग है। कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल लिख दिया है। तीसरी कंडीशन जो इसके अंदर थी एफ बी बराबर एफ ए वाली, वो इसमें हट जाती है। ठीक है, यानी कि ए और बी की वैल्यू, अब बात तो उठती है ना, हमेशा जरूरी है क्या सर एफ ए और एफ बी दो अलग ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू सेम ही आएंगे? अगर सेम नहीं आई तब क्या करेंगे? सेम नहीं आई तब ये करेंगे, तब मीन वैल्यू थ्योरम बनी। ठीक है, यहां पर सेम नहीं आई है। अब इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये यहां पर। ठीक है, ए पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? यहां पर एफ ए हो जाएगा, बी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा, और ये कर्व किसी एफ एक्स फंक्शन को शो करता है, किसी फंक्शन एफ एक्स को ये कर्व शो करता है। ठीक है, अब समझना है कि ए पॉइंट पे एफ ए था, बी पॉइंट पे एफ बी था, और इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करने वाली लाइन ये मैंने बना दी ए बी लाइन। अब इस ए बी लाइन के अगर कर्व पे कोई पॉइंट ए और बी इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो इसके जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व की, तो वो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखो यहां पर सर, क्योंकि कर्व दो बार घूम गया तो यहां पर ऐसे एक नहीं दो पॉइंट है, एक पी भी है और एक क्यू भी है, यानी कि इससे एक बात और पता चलती है कि ये पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक हो। और क्योंकि ये ए बी एक्स एक्स के पैरेलल नहीं है तो इसकी स्लोप एम इक्वल्स टू 0 भी नहीं है। अगर ये ए बी, आप समझना कितनी रोचक बात है, रोलेज में ये ए बी इक्वल था तो ये लाइन
पैरेलल ड्रॉ हो रही थी एक्स एक्सिस के, तो m इक्वल्स टू 0 आ रहा था, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझा दिया कि m कौन होता है, f डैश x होता है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो अगर वो 0 आ रहा था तो f डैश x इक्वल्स टू 0 कर दिया, और क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल निकाल कर रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो x की वैल्यू c की तरह ट्रीट करेंगे जो a b इंटरवल में होगी। इसको मैं आपको सम करके भी समझाऊंगा बंधुओं, पर अभी बात यह है कि a और b अगर पैरेलल नहीं है x एक्सिस के तो m इक्वल्स टू 0 नहीं है। फिर m इक्वल्स टू कौन है, तो स्लोप ऑफ ए बी है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। अब y2 कौन है, ए बी पॉइंट रखने पर आपको मिल रहा था एफ बी, और ए पॉइंट रखने पर आपको मिल रहा था एफ ए। तो यहां पर y2 ये x1 y1 की तरह काम करेगा और ये x2 y2 की तरह काम करेगा, तो ये बनेगा एफ बी माइनस एफ ए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि b माइनस a, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी m इक्वल्स स्लोप ऑफ ए बी इज, अब हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देखो ये बात तो मैं उधर भी कर चुका, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, मैंने यहां पर x लिखा था और एफ एक्स लिखा था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h बताया था, और यहां पर आपको x प्लस एच बताया था, तो मैंने फंक्शन में एफ एक्स प्लस एच लिखा था। पर यहां पे क्योंकि हम ए और बी इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी कि x a है और x प्लस एच बी है, तो यहां पर a पुट करूंगा तो एफ ए मिल रहा है, b पुट करूंगा तो एफ बी मिल रहा है। b पुट करने पर एफ बी तो ये x y में लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट, a पुट करने पर एफ ए तो ये कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाते हैं, ये x1 y1 ये x2 y2। क्योंकि मुझे इसकी स्लोप चाहिए, वहां तो मुझे पता था m इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो पैरेलल थी, यहां नहीं पता है, तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दी, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आ गया। अब यार ये तो वही चीज है सर ने जो समझाई थी, ये b ही तो एफ एक्स प्लस एच है, इधर समझो, ये b ही तो एफ एक्स प्लस एच है, और ये f ही तो x है, और ये b ही तो x प्लस एच है, और माइनस a ही तो x है। इससे तो इसको काट दिया था, तो ये तो वो फॉर्मूला बन गया था यार, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और सर ने इसमें लिमिट h एक्सटेंड टू 0 करके इसको f डैश x के इक्वल लिख दिया था। समझ पा रहे हैं आप, नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या बताना चाहता हूं, मतलब ये बताना चाहता हूं कि ये चीज जब f डैश x के इक्वल थी तो ये यही तो है, तो मैं इसके इक्वल में f डैश x नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर, इधर यहां पर f डैश c लिखा है, x की जगह पे f डैश x की जगह पे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश x, ये x की जगह पे c लिख दो। c क्यों सर, x तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, पर एक्चुअल में x की अगर वैल्यू निकल आती है, x अगर 2 है 3 है 4 है 5 है, तो हम उसको c लिखते हैं। हमें यहां पर ये चीज f डैश x से कंपेयर करानी होती है, और फिर हमें मान लो हमारा फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो उसका डैश 2x इक्वल्स टू दिस लिखना पड़ेगा, और फिर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो हम यहाँ लिखी जाएगी, वो x की वैल्यू बिलोंग करेगी इस इंटरवल को। ये मीन वैल्यू में समझाया गया। आप देखो अगर मैं इसी कर्व को यू करके घुमा दूं ऐसे करके, यानी कि इस ए बी को मैं पैरेलल कर दूं किसके, एक्स एक्सिस के, तो ये बन जाएगी कौन सी, रोलेस थ्योरम बन जाएगी। और अभी ये कौन है, अभी ये मीन वैल्यू थ्योरम है, यानी कि रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में जरा सा ही अंतर है। रोलेस थ्योरम जब अप्लाई होती है जब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होता है, क्योंकि उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। मीन वैल्यू थ्योरम में वो एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, तो उसके लिए कंडीशन एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए बन जाती है। मैंने आपको सब बताने की कोशिश की है कि इधर एफ डैश सी क्यों आया, ये तो समझ गए कि स्लोप के लिए लिखा, पर स्लोप किसके इक्वल थी, वो डिफरेंशिएबल में समझा दिया, वो एफ डैश एक्स के इक्वल थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा। एफ डैश एक्स को मैंने सी में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इसको सी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये ही मीन वैल्यू थ्योरम है, और उससे पहले जो समझाई वो आपकी थी रोलेस थ्योरम, और उससे पहले जो समझाया वो था आपका डिफरेंशिएबिलिटी, वो वहां पे लिखा हुआ है
डिफ्रेंशिएशन के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एफ डैश एक्स ही हमने आपको बताया क्यों उसके इक्वल में हम एम लिख सकते हैं। आगे हम जब इसके डिफ्रेंशिएशन के जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम कर्व का डैश करते हैं तो कर्व डैश उसकी जो स्लोप निकालनी होती है टेंजेंट की, तो हम कर्व का डैश करके निकालते हैं। ठीक है, अब ये इतना ही था। अब इसके बाद जो होंगे वो सम होंगे, है ना, तो सम में आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा।